जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस आज के साइंस के न्यू सेशन के अंदर हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक, और वो है बायोलॉजी का जो मेन टॉपिक है, जो रीढ़ की हड्डी है बायोलॉजी का, जो हमारे शरीर की भी रीढ़ की हड्डी ही बोल सकते हैं हम, वो है आपका दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, बहुत जानदार शानदार टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आनंद आ जाएंगे, और दोस्तों आपको ब्लड के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी, और आपके एग्जाम को लेकर भी आपके लट्टू फिरकी चलने लगेंगी। दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं आपको ब्लड वाले टॉपिक पर। दोस्तों, ब्लड की बात करें, जी हाँ दोस्तों, ब्लड की बात करें तो ब्लड को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लड को कहा जाता है रक्त कहा जाता है ना दोस्तों? ब्लड को क्या कहा जाता है दोस्तों? रक्त कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके अध्ययन की। ब्लड की जो स्टडी होती है या फिर स्टडी ऑफ ब्लड, अध्ययन जो होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका हिमेटोलॉजी। ब्लड का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं क्या कि जो ब्लड है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है। तो दोस्तों, ब्लड जो होता है वो एक तो प्लाज्मा, ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? एक तो प्लाज्मा होता है, और एक होती है दोस्तों रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों वो होता है कितना? 55%। और आपका जो ब्लड सेल्स होती हैं वो दोस्तों आपकी कितनी होती हैं? 45%। इस प्रकार से आपका 100% क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, जिसके अंदर आपको 55% क्या होता है? उसमें प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% दोस्तों ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है दोस्तों पानी, जी हाँ दोस्तों, एक तो क्या होता है? पानी, वाटर, और एक जो होता है अदर मटेरियल होता है, अन्य पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, जो पानी होता है वो 90 से जो दोस्तों वो 90 से 92% होता है। जी हाँ दोस्तों, 90 से 92% होता है। और आपका अदर मटेरियल जो होता है वो लगभग आपका 8 से 10% होता है। अदर मटेरियल में जैसे क्या क्या आ सकता है दोस्तों? हिपेरिन, दोस्तों हिपेरिन, इसके अंदर आता है फाइब्रिनोजिन, आपका इसके अंदर आता है फिपेरिन, फाइब्रिनोजिन। ये सब किस में आता है दोस्तों? अदर मटेरियल में आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होते हैं आरबीसी दोस्तों, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, इस आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर कार्पल्स कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें तो ये होती है दोस्तों कैसी? श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, और प्लेटलेट्स जो होती हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं? बिम्बाणु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? बिम्बाणु कहलाते हैं। तो ब्लड जो होता है वो उसका अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। और ब्लड जो होता है उसके अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है, बाकी 45% रक्त कोशिकाएं। और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, और आपका जो अन्य पदार्थ 8 से 10% है उसमें हिपेरिन, फाइब्रिनोजिन, कुछ प्रोटीन से पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक दोस्तों नोट लगाकर एक बात लिख लेना नोट्स के अंदर कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीरम कहलाता है। जो रक्त के थक्के बनाने वाले अवयव हैं उनको यदि निकाल दिया जाए ब्लड से या फिर प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा दोस्तों? वो सीरम कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो सीरम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या नेक्स्ट जो है वो आपका वो देखिएगा दोस्तों। अब इनको एक एक को लेकर चलते हैं हम।
तो इनके उपयोग की बात करें, इनके कार्य की बात करें दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों, एक एक कर लेकर चलते हैं हम। आपका जो है हिपेरिन, जी हाँ दोस्तों, क्या है आपका हिपेरिन। अभी हमने देखा कि जो अदर मटेरियल है उसके अंदर हिपेरिन पाया जाता है, 8 से 10% जो मटेरियल था उसके अंदर हिपेरिन पाया जा रहा था। उस हिपेरिन का काम क्या होता है दोस्तों, तो ये जो हिपेरिन है ये क्या नहीं करता है, क्या करने देता है, तो इसके कारण, किसके कारण, हिपेरिन के कारण, इसके कारण शरीर में रक्त का जमाव नहीं होता है, रक्त का जमाव नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है, हिपेरिन के कारण। हिपेरिन जो होता है वो ब्लड में जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, चाहे कितने भी हमें शीत जगह पे या फिर कोल्ड जगह पे हमें जा सकते हैं, कोल्ड प्लेस पे जाएंगे हमें शीत लगेगी, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो जमेगा नहीं। किस कारण नहीं जमेगा, हिपेरिन के कारण। ठीक दोस्तों, तो फिर दूसरा आता है फाइब्रिनोजिन के कारण, जो फाइब्रिन जो होते हैं वो फाइब्रिनोजिन उसी से बना है। फाइब्रिनोजिन के कारण ही रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ये नहीं हो तो दोस्तों चोट लगने के बाद जो ब्लड बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, तो वो निकलता ही रहे, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो फाइब्रिनोजिन है ये फाइब्रिन जाल बना लेता है, फाइब्रिन नेट बना लेता है, और इस वजह से ये ब्लड जो है वो क्लोटे हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। किसकी वजह से हो पाता है दोस्तों, ये फाइब्रिनोजिन की वजह से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा हमें ब्लड के ऊपर लेकर, ब्लड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन लिखवा रहा हूं दोस्तों, आपके आर्मी अग्निवीर में आपके ऐसे के ऐसे हूबहू आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में छपेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पेपर में छपेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। रक्त का अध्ययन हो गया, हिमेटोलॉजी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त कितना लीटर पाया जाता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन यदि बात करें फीमेल में, यदि बात करें किसमें, महिला में लगभग, जी हाँ दोस्तों, महिला में लगभग आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। किसके कंपैरिजन में दोस्तों, वो आपके पुरुष के कंपैरिजन में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आधा लीटर लगभग कम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, हमारा जो ब्लड है, जी है दोस्तों, हमारा जो ब्लड है उसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ क्वालिटी भी होती हैं दोस्तों। तो देखिएगा, हमारे बात करें यदि एक रक्त यूनिट या फिर बात करें एक यूनिट की बात करें दोस्तों, एक यूनिट रक्त में लगभग 350 ml रक्त पाया जाता है। ठीक दोस्तों, 350 ml रक्त पाया जाता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। कितना पाया जाता है दोस्तों, 350 ml रक्त पाया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम क्या, ठीक है दोस्तों, एक यूनिट रक्त में 350 ml रक्त पाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण
होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर बात करें दोस्तों हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग दोस्तों बैंगनी, नेचुरल जो कलर है हीमोग्लोबिन का वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा होता है, बैंगनी होता है। लेकिन ऑक्सीकृत, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है लाल। ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग वो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन या फिर बात करें ग्लोबिन वर्णक, ग्लोबिन वर्णक O2 व CO2 का परिवहन करता है, O2 व CO2 का परिवहन करता है कौन दोस्तों, ग्लोबिन जो वर्णक है वो O2 CO2 का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या, आपने सुना होगा रात में बंद कमरे में, जी हाँ दोस्तों, रात को बंद कमरे में अंगीठी या सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि अनोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है दोस्तों, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो रात में बंद कमरे में अंगीठी या सिगरेट जलाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो CO, ये जो है वो किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम बात करते हैं किसकी, ब्लड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो ब्लड बैंक में पहले तो दोस्तों इसका लिखिएगा, रक्त का पीएच मान या फिर ब्लड पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, 7.4 होता है। 7.4 को हम कह सकते हैं दोस्तों, इसकी नेचर जो है, प्रकृति जो कैसी होती है, प्रकृति जो है वो कैसी होगी, हल्की क्षारीय, कैसी होगी दोस्तों, हल्की क्षारीय। ठीक है, हल्की क्षारीय होती है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं रक्त बैंक में कितने डिग्री पर रखा जाता है दोस्तों, तो 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है,
रखा जाता है। 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दोस्तों उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या, ठीक है दोस्तों, तो 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। हमारे ब्लड में एक बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, हिपेरिन पाया जाता है। वो ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन ब्लड बैंक में जब ब्लड को रखा जाता है तो उस टाइम पर जमने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम ब्लड बैंक से लेवल जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते लेते हैं। रक्त बैंक में रक्त बैंक में रक्त बैंक में रक्त को न्यूनतम 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 21 दिन व अधिकतम 30 दिन, जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम 21 दिन व अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकता है। 30 दिन तक रखा जा सकता है। 30 दिन तक रखा जा सकता है। फिर बात करते हैं ब्लड बैंक में लिखते रहना साथ साथ दोस्तों। ब्लड बैंक में न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकता है। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमे इसके लिए उसमें EDTA एथिल डाइएमीन ट्राइएसिटिक एसिड EDTA एथिल डाइएमीन ट्राइएसिटिक एसिड लिखते रहना। अगर फुल फॉर्म चाहिए तो EDTA या सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। इससे ब्लड बैंक में ब्लड जमता नहीं है। ठीक दोस्तों, तो ब्लड जो एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे 350 ml होता है और डोनेट करने के टाइम पे 450 ml होता है। ठीक है, और ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है वो मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 30 डेज तक रखा जा सकता है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोस्तों, उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 4.4 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमे, इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो वो है दोस्तों EDTA एथिल डाइएमीन ट्राइएसिटिक एसिड, और या फिर दूसरा है जो वो है आपका केमिकल सोडियम साइट्रेट, वो मिलाया जाए जिससे ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं दोस्तों एक धड़कन में जी हाँ दोस्तों, धड़कन मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे हार्ट बीट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है 70 ml ब्लड लगभग क्या होता है दोस्तों, पंप होता है। एक धड़कन में कितने ml रुधिर पंप होता है दोस्तों, तो होता है 70 ml रुधिर पंप होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें 1 मिनट में धड़कन कितनी होती है। 1 मिनट में कुल धड़कन वो दोस्तों लगभग कितनी होती हैं, 72 टाइम्स या फिर 72 धड़कन। एक धड़कन में कितना ml रुधिर पंप हो रहा है दोस्तों, 70 ml, और धड़कन कितनी है 72 ml। लगभग हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट में लगभग इनका ये मानो कि 5000 ml। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट में लगभग 5000 ml। ठीक दोस्तों, एक मिनट में कुल ब्लड पंप लगभग 5 लीटर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर पंप हो जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगभग 1 मिनट में लगभग 5 लीटर हो जाता है। और वो जो है वो 1 मिनट में कितना, लगभग 5 लीटर हो जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, धड़कन के द्वारा, या हम कह सकते हैं ये हमारा हार्ट जो होता है वो इतना ब्लड ले लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या,
हमारा जो ब्लड जो होता है, जो सॉरी धड़कन जो होता है, वो धड़कन मापने वाला यंत्र क्या होता है दोस्तों? तो धड़कन मापने वाला यंत्र, धड़कन मापने वाला यंत्र दोस्तों वो कौन सा होता है? धड़कन मापने वाला होता है दोस्तों स्टेथोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप, जिसकी खोज लेनेक ने की थी। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं बीपी की। जी हाँ दोस्तों, बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो बीपी मापने वाला यंत्र, बीपी मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों? बीपी मापने वाला जो यंत्र है वो है दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर जो है वो बीपी मापने का यंत्र है दोस्तों। और बीपी को हम कह सकते हैं रक्तचाप भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको हम रक्तदाब भी कह सकते हैं दोस्तों। इसको ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों वो होता है क्या? आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब या फिर बीपी मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक स्वस्थ मनुष्य की बीपी या फिर रक्तचाप या रक्तदाब कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो रक्तचाप या रक्तदाब 120/80 mm/Hg होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग हमारे जो बॉडी का जो बीपी है वो प्रेशर जो होता है वो 120/80 mm/Hg होना चाहिए। जी दोस्तों, ये जो 120 है, ये 120 क्या है? ये 120 है आपका अपर बीपी कह सकता हूं या फिर मैं सिस्टोलिक प्रेशर कह सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये है संकुचन दाब कितना होता है? ये सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है। और जो अनुशीतलन दाब होता है, अनुशीतलन जो दाब होता है वो जो होता है वो डायस्टोलिक होता है दोस्तों। वो डायस्टोलिक होता है, वो होता है कितना? 80। ठीक है, तो संकुचन दाब, जैसे हमें बीपी मापते हैं तो बीपी में हमारी एक वैल्यू, तो दो प्रकार के जैसे आपके बीपी मापने वाले यंत्र होते हैं स्फिग्नो, एक तो होता है मैनुअल और एक होता है दोस्तों डिजिटल। तो मैनुअल जो होता है उसके अंदर उसको पंप किया जाता है। ठीक है, और पंप किया जाता है तो जिससे हमारी जो वेन्स होती हैं, वेन्स आर्टरी, ये क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। जिस प्रेशर पे बंद होती हैं वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, और जिस पर वो रनिंग कंडीशन में आती हैं, जिस प्रेशर पर वो ब्लड छोड़ देती हैं, चलने लग जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये हमारा कितना होना चाहिए दोस्तों? 120 से 80 के आसपास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि ये बीपी घटकर 110/70 हो जाए, 120/70 हो जाए तो उसे हाइपोटेंशन या फिर बीपी लो, हाइपोटेंशन तथा बढ़कर 140/100 हो जाए, बढ़कर 140/100 हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यदि ये बीपी घटकर 110/70 हो जाए तो उसे हाइपोटेंशन, तथा ये बढ़कर 140/100 हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, फिर नोट करिएगा कि जो अम्लीयता होती है, एसिड जो होती हैं, एसिड वाली जो चीज़ें होती हैं वो अम्लीयता बीपी को बढ़ाती है, जबकि अम्लीयता बीपी को बढ़ाती है, जबकि क्षारीयता बीपी को कम करती है।
ठीक दोस्तों, अम्लीयता जो होती है वो बीपी को बढ़ाती है, जबकि क्षारीयता जो होती है वो बीपी को घटाती है। दोस्तों बता देता हूँ आपको कि जो बीपी होती है दोस्तों, वो आपकी 120 से ओब्लिक 80 होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, 120/80 होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रही है तो दोस्तों आपको बीपी हाई है, और यदि इससे नीचे जा रही है दोस्तों तो आपको क्या है दोस्तों, बीपी लो है। ठीक दोस्तों, अगर नीचे जा रही है तो दोस्तों आपका क्या होगा, बीपी लो होगा। ठीक दोस्तों, एक थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन और डाल लेना नोट लगा के। अम्लीयता की बात आती है तो CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक दोस्तों, CO2 की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीयता होती है या अम्लीय होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपको केवल ब्लड के बारे में नॉलेज। ब्लड से क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो मैंने आपको सारे के सारे इस भंडारे में दे दिए। मैंने आपको जो भी ब्लड के रिलेशन में अग्निवीर GD में जो क्वेश्चन आने वाले थे, मैंने सभी के सभी क्वेश्चन इसी में दे दिए। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ब्लड से बाहर नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड है वो किस में बहता है। हमारे ब्लड जो बॉडी के अंदर जो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ब्लड बहता है, और वो जो बहता है वो किस पर्पज से बहता है, कैसे बहता है, क्यों बहता है, कैसा बहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी जस्ट नेक्स्ट पेज पर। ठीक दोस्तों, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो किस में होता है दोस्तों, या तो होता है वो धमनी में, या फिर किस में होता है, सिरा में। धमनी व सिरा, इनमें डिफरेंस देखेंगे हम दोस्तों, इनमें अंतर देखेंगे, इनमें डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। धमनी एवं सिरा में जो अंतर है वो क्या होता है। धमनी और सिरा में मेनली जो अंतर है दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको समझ में आए तो उस हिसाब से समझाना चाहूँगा मैं। तो आपके जैसे आपको जो ये ट्यूब दिखाई देती हैं जिनको आप नसें बोलते हैं, ये जो है आपकी सिराएं होती हैं, और गहराई में जो होती हैं, दसी होती हैं, वो आपकी दोस्तों क्या होती हैं, धमनी होती हैं। तो दो प्रकार की हमारे अंदर ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, जिसमें एक है दोस्तों धमनी और दूसरा है आपका सिरा। मैं आपके इसको स्केच करके इनको दोनों के डिफरेंस समझा देता हूं दोस्तों। दोनों के जो डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, वो आपको मैं इसमें बता देता हूं। ठीक है, जो आपके हैं ये इनमें जो डिफरेंस है वो बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। ठीक है, अब डिफरेंस क्या क्या है दोस्तों इसके अंदर देखिएगा। इसमें अंतर देखिएगा दोस्तों, पहले जैसे इधर लिख रहा हूं मैं धमनी, इधर लिख रहा हूं क्या मैं, धमनी, और दोस्तों इधर लिख रहा हूं मैं क्या, सिरा। ठीक है, इधर लिख रहा हूं धमनी और इधर लिख रहा हूं मैं सिरा। इनमें फर्क क्या है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया पहला अंतर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। हमारे शरीर में दो प्रकार के रक्त बहते हैं। रक्त कितने प्रकार के बहते हैं, दो प्रकार के। एक तो दोस्तों होता है शुद्ध रक्त, और एक होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, और एक इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसको छलनी से छाना गया है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, या फिर वो गंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर हम ये कहें कि अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गंदगी है, कीचड़ है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब दोस्तों, इस शुद्ध का मतलब तो हुआ दोस्तों कि इसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। कौन सी है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ठीक है, और अशुद्ध का मतलब दोस्तों इसके अंदर कौन सी है, CO2 गैस है। ज़्यादा की मात्रा में बात करें, या फिर जो एमिट होने वाली जो गैस है CO2, उसको यदि हम बात करें कि साथ हमारे है या फिर ब्लड में है, तो वो हमारी अशुद्ध रक्त मानी जाएगी। और यदि ब्लड में नहीं है, ऑक्सीजन है, तो कैसा माना जाएगा, शुद्ध रक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि जो शुद्ध रक्त होता है वो सिरा में ना बहकर किस में बहता है, धमनी में बहता है, और अशुद्ध रक्त होता है वो किस में बहता है दोस्तों, सिराओं में बहता है। मेन डिफरेंस तो आपका यही है कि धमनी की बात करें, धमनी में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इसमें किसमें, धमनी में, इसमें शुद्ध रक्त
इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसमें कैसा बहता है दोस्तों, इसमें बहता है अशुद्ध रक्त। ठीक दोस्तों, इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें कैसा बहता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त बह गया, अशुद्ध रक्त बह गया। शुद्ध रक्त जो बह रहा है धमनी में, वो धमनी कहाँ पाई जाती है, यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं। कौन सी दोस्तों, ये जो धमनियाँ होती हैं वो गहराई में स्थित होती हैं। और यदि बात करें इसमें तो ये जस्ट किसके नीचे, त्वचा के नीचे, ये त्वचा के ठीक नीचे, त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं, ठीक नीचे स्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये त्वचा के जस्ट नीचे स्थित होती हैं सिराएं, और जो धमनी होती हैं वो हमारी जो वो होती हैं वो गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या हो दोस्तों, कि इनकी दीवारें या फिर इसकी दीवारें, इनकी दीवारें भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेशर झेलना इनको ही होता है। हमारा जो ब्लड हार्ट जो होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो पंप करने के बाद जो ब्लड निकलता है बाहर प्रेशर के साथ, वो किस में बहता है, धमनी में। तो जाहिर सी बात है धमनी की जो दीवार है वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रेशर सहन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि इसकी दीवारें मोटी व मजबूत होती हैं। जबकि इसकी बात करें तो इसकी दीवार कमजोर व पतली होती है, कमजोर तथा पतली होती है। ठीक है, और प्रेशर दाब ज़्यादा सहन करने की क्षमता किसकी होती है, धमनी की, और जो दीवार ये होते हैं ये कम सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इनमें जो धमनी जो होती हैं, इनके अंदर वाल्व या फिर हिंदी में बोलें तो कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इसमें वाल्व हिंदी में कहते हैं दोस्तों कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें जो वाल्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो सिराएं होती हैं इनमें बात करें तो इसमें वाल्व पाए जाते हैं, इसमें जो वाल्व हैं वो पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें वाल्व पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों, सिराओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कैसा रक्त बह रहा था दोस्तों, शुद्ध, उसमें अशुद्ध। ये त्वचा के ठीक नीचे, त्वचा के नीचे गहराई में थी, वो त्वचा के ठीक नीचे थी। इनकी दीवारें मोटी मजबूत होती हैं, उनकी दीवारें कमजोर पतली होती हैं। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें वाल्व पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं जो ये इनका काम क्या होता है, ये हमारे शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाती हैं, ये शुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ तक, हृदय से अंगों तक लेकर जाती हैं, अंगों तक लेकर जाती हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर जाती हैं। ठीक दोस्तों, लेकर जाती हैं। और जबकि इसकी बात करें तो इसमें ये अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लेकर जाती है, हृदय तक लेकर जाती है। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर जाती हैं धमनी, और जो ये होती है अशुद्ध रक्त को अंगों से और हार्ट तक लेकर आती हैं। वो कौन लेकर आती है दोस्तों, सिराएं लेकर आती हैं। ठीक दोस्तों,
इसे कौन लेकर आती हैं दोस्तों? वो आपकी होती हैं शिराएं लेकर आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि जो एक इनका काम होता है वो आपने देखा कि एक तो अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही हैं और एक लेकर जा रही है दोस्तों शुद्ध रक्त को। लेकिन एक एक इनमें छोटा सा एक डिफरेंस और भी होता है। वो डिफरेंस कौन सा है दोस्तों? वो डिफरेंस कौन सा है? वो दोस्तों डिफरेंस है आपका, वो कौन सा डिफरेंस दोस्तों? वो जो दोस्तों दूसरा जो डिफरेंस है वो आपका कौन सा है? वो आपका हो जाएगा कि आपने देखा होगा कि जो ब्लड डोनेट होता है, ब्लड एक्सेप्ट होता है, ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, इंजेक्शन चढ़ाया जाता है, तो वो शिराओं का उपयोग किया जाता है या फिर धमनी का उपयोग किया जाता है? तो हम देखते हैं कि हमारे जो बाहर हमारी जो वेन्स होती हैं, जो नसें जो होती हैं, उन्हीं पे ही आपको ब्लड डोनेट करवाया जाता है, उसी पे एक्सेप्ट करवाया जाता है, उसी पे आपका जो इंजेक्शन वगैरह लगता है वो भी उसी में लगता है, ग्लूकोज वगैरह लगना होता है वो भी उसी में लगता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ब्लड डोनेट वगैरह या फिर मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी बॉडी में डालना होता है, जो हमें ये कह सकते हैं इंजेक्शन द्वारा या फिर टीका वगैरह, तो सब किस में होता है? नसों में होता है। ठीक है, या फिर शिराओं में होता है। तो लिखना धमनी के अंदर लिखना कि क्या लिखोगे धमनी के अंदर? धमनी के अंदर लिखो दोस्तों, धमनी में लिखिएगा धमनी के अंदर लिखिएगा दोस्तों कि इसमें 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 न तो रक्तदान, न रक्त ग्रहण, न रक्तदान, न रक्त ग्रहण तथा न ही रक्तदान, न ही रक्त ग्रहण तथा न ही क्या नहीं किया जाता दोस्तों? न ही ग्लूकोज इंजेक्शन आदि नहीं लगाए जाते हैं। इसमें ना ये इंजेक्शन आदि नहीं लगाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, हमने देखा होगा कि ब्लड जो डोनेट करते हैं, ब्लड एक्सेप्ट करते हैं, उसमें ना तो उसमें जो ग्लूकोज इंजेक्शन, इन सभी में हम वेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ शिराओं में लिख सकते हैं ये सभी, क्या सभी? ये सभी शिराओं में होते हैं। ये सभी शिराओं में होता है। ये सभी कहाँ पे होता है दोस्तों? शिराओं में होता है। एक दोस्तों इसका अपवाद है और उसका नाम है पल्मोनेरी धमनी। इसको दोस्तों फुफ्फुसीय कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, पल्मोनेरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनेरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी का कार्य, पल्मोनेरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी का कार्य है वो क्या होता है दोस्तों? इस धमनी के अपोजिट होता है। धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को हार्ट से अंगों तक लेकर जाना। इसका काम होता है, पल्मोनरी धमनी का कार्य है अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ों तक लाना होता है। इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? पल्मोनेरी। इसमें भी होता है कि पल्मोनेरी सिरा का कार्य इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो आपके धमनी का काम था वो पल्मोनरी धमनी का अपोजिट हो गया, जो सिरा का काम था वो इसका अपोजिट हो गया। तो पल्मोनरी सिरा का कार्य शुद्ध रक्त को, इसमें अशुद्ध था ना, तो इसमें कौन सा दोस्तों? शुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ तक? फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाना होता है।
ठीक है दोस्तों। तो बोला कि हमने देखा कि पल्मोनरी धमनी जो है वो फुफ्फुसी धमनी, उसका कार्य अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक लाना होता है, जबकि पल्मोनरी शिरा फुफ्फुसी शिरा जो है उसका कार्य शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाना होता है। ठीक है दोस्तों। तो बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों हमने ये लट्टू फिरकी घुमाई और उस लट्टू फिरकी में हमने देखा कि जो ब्लड होता है उसके बारे में देख लिया हमने, और हमारे जो ब्लड जो वेन्स होती हैं, ब्लड जो आर्टरी होती है, हमने उसके बारे में भी देख लिया। हमारा ब्लड कैसा होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, उसमें क्या क्या मटेरियल होता है और वो किस में बहता है, ये सब हमने देखा इस वीडियो में। अग्निवीर के जस्ट इसी टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे होगी, उसमें आपको आपके हार्ट के बारे में, आपके हृदय के बारे में बताया जाएगा और आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।